डियर स्टूडेंट्स, नीट 2020 के फिजिक्स पोर्शन के 31 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे सिर्फ 14 क्वेश्चंस जो है वो बाकी हैं, जो अब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, वो है ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर has a charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है, जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है वो 15 सेंटीमीटर पर है सेंटर से। इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो आउटसाइड द स्फीयर है। अगर आउटसाइड द स्फीयर, चार्ज स्फीयर अगर कोई पॉइंट होता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और अगर कोई पॉइंट चार्ज स्फीयर के अंदर होगा, यानी उसके रेडियस से कम डिस्टेंस के ऊपर होगा, तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है डिस्टेंस, इसका मतलब जो पॉइंट है वो आउटसाइड पॉइंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले आप याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर इज E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब यहां पर आप तमाम वैल्यूज जो है वो रख दीजिए। 1/4πε0 जो है, जिसे जनरली K भी डिनोट किया जाता है, तो उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। यहाँ पर Q की वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और R जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 0.15। ओके, तो 0.15 स्क्वायर। इन नंबरों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा E इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो इस तरह से जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं उनमें से बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 5। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। ओके, आप देखिए यहाँ पे स्पेस का एक रीजन आपको दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब है, और उस स्पेस में वो जो रीजन है, उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू है 5 वोल्ट थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब है पूरे रीजन में 5 वोल्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो आपको पता करना है। तो यहां आप देखिए, सबसे पहले जो हमारा मेन फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द निगेटिव डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, तो माइनस ऑफ dV बाय dr। यहाँ पे dV का मतलब है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और dr जो है वो उसका डिस्टेंस है। अब आप एक चीज देखिए, इसमें आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 5 वोल्ट, और वहां एक वर्ड थ्रू आउट इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब होता है कांस्टेंट। इसका मतलब V इज कांस्टेंट, और जब V कांस्टेंट होगा तो जब आप उसका dV बाय dr निकालोगे, मतलब डेरिवेटिव निकालोगे, तो इट विल बी 0। ओके, इसका मतलब dV बाय dr की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर dV बाय dr यानी डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर 0 आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी 0। सो फाइनल आंसर जो आएगा इसका वो होगा 0। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ द टावर इज। ओके, यहाँ पे जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड लेना है।
आप देखिए एक टावर पर से जब एक बॉल को अगर छोड़ा भी जाए तो वो नीचे गिरेगा और उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो स्पेशली आपको बोला गया है कि इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब उसको ऊपर से नीचे फेंका गया, और जिस स्पीड से उसको फेंके वो उसकी इनिशियल स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड, और जब वो जमीन को जाके टच हुआ तो टच होते वक्त यानी जमीन की सतह पर पहुंचे तक, ओके, ग्राउंड लेवल पे जाने तक उसकी जो स्पीड थी, फाइनल वेलोसिटी, वो 80 मीटर पर सेकंड थी। तो आपको हाइट ऑफ द टावर मालूम करना है, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, v दिया हुआ है 80 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, जब आपको u, v और एक्सेलरेशन सब दिया हुआ हो और डिस्टेंस मतलब s मालूम करना हो या हाइट h मालूम करना हो, तो हम यहाँ पर थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूं तो वो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर a का मतलब g होगा और s का मतलब h होगा। ओके, चलिए इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा v की वैल्यू 80, u की वैल्यू 20, a की वैल्यू g है मतलब 10, और s जो है वो हाइट ऑफ द टावर है। जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 300 मीटर, मतलब जो टावर है उसकी हाइट जो है वो 300 मीटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। द क्वांटिटीज ऑफ हीट required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 and R2, और यहाँ ब्रैकेट में आपको R1 की वैल्यू जो है वो दी हुई है, R1 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स R2 थ्रू 1 डिग्री केल्विन R इन द रेशो। आप देखिए ये जो वर्ड्स है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, ये वर्डिंग खुद बता रहे हैं कि दिस इज द केस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो यहां पर आप सबसे पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आप याद रखो। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इस तरह से उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला आएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी एंड चेंज इन टेम्परेचर या रेज इन टेम्परेचर। तो अगर आप ये पूरे फॉर्मूले में इसको सिंबल्स में अगर लिखते हैं तो स्पेसिफिक हीट यानी S, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज Q, और मास ऑफ द बॉडी इज M, एंड रेज इन टेम्परेचर का मतलब होगा चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा T। ओके, तो S इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। आप M इंटू डेल्टा T को उधर शिफ्ट कर दो तो Q का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, Q इज इक्वल टू S इंटू M इंटू डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब आप देखिए यहां पर हम मास को हटा सकते हैं, मास को हटाकर हम डेंसिटी ला सकते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप याद रखिए, मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास m अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और अब यहां से आप एक चीज ध्यान में रखिए कि अब हमारे पास दो अलग अलग स्फीयर्स हैं। ओके, तो क्योंकि दो अलग अलग स्फीयर्स हैं इसलिए हम यहां पर जो फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, मतलब फॉर द फर्स्ट स्फीयर वो आ जाएगा हीट रिक्वायर्ड Q1 इज इक्वल टू S इंटू, अब वो जो M था उसकी जगह पर मैंने यहां पर क्या किया हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ले लिए, तो रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू डेल्टा T। ओके, ये फॉर द फर्स्ट स्फीयर है। फॉर द सेकंड स्फीयर Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा S इंटू रो इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू डेल्टा T। अब आप दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सारे क्वांटिटीज जो है वो कैंसिल हो जाएगी और सिर्फ बचेगा कौन ऊपर से, R1 क्यूब अपॉन में R2 क्यूब। इसमें आप R1 क्यूब की वैल्यू रख देंगे 1.5 R2 और इस तरह से R2 क्यूब से R2 क्यूब कैंसिल हो जाता। फाइनल आंसर आपको मिलेगा Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू 1.5 क्यूब। अब आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकते हो। देखो 1.5 को आप लिख सकते हैं 15/10, तो अगर उसको 15/10 लिखा जाए तो
15 जो है वो 5 से कट जाएगा, 5 3 और 10 कट जाएगा 5 से, 5 2 तो इट विल बी 3/2 क्यूब। 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ओके, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड का जो रेशो आएगा वो दोनों स्फीयर्स के लिए वो 27/8 होगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is, आप देखिए एकदम सीधे सीधे स्टाइल में यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला पूछा हुआ है। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसको नीचे M मास से पकड़कर उसको खींचे, मतलब M मास लगाने पर उसमें इलोंगेशन आ गया और जो नया जो लेंथ उसमें आ गई वो L1 है, न्यू लेंथ, इलोंगेटेड लेंथ। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा? चलिए देखिए शुरू करते हैं। इनिशियल लेंथ इज L, फाइनल लेंथ इज L1। इसका मतलब चेंज इन लेंथ या इलोंगेशन या एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? स्मॉल l इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, मतलब L1 माइनस L। अब आप यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज करो। उसकी जो डेफिनेशन है वो थी यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब इसमें हम सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए y इज इक्वल टू, स्ट्रेस का फॉर्मूला है F/A और स्ट्रेन का फॉर्मूला होगा स्मॉल l बाय कैपिटल L। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा F इंटू कैपिटल L अपॉन A इंटू स्मॉल l। अब आप इसमें F की वैल्यू रख दो, F की वैल्यू आ जाएगी m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और स्मॉल l जो इलोंगेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी L1 माइनस L। तो इस तरह से फाइनल जो फॉर्मूला आपको मिलेगा y इज इक्वल टू mg कैपिटल L अपॉन A इन ब्रैकेट L1 माइनस L। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर यंग्स मॉड्यूलस। जो 4 ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। The solids which have the negative temperature coefficient of resistance are metals, insulators only, semiconductors only, insulator and semiconductors। ओके, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि निगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। निगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होगा। इसको बोलते हैं निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और ये प्रॉपर्टी होती है इन सेमीकंडक्टर्स की। ओके, सिर्फ सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी चीज होती है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो डाउन होते जाता है। रियल में होता क्या है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और जो होल्स होते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और उनके एक्साइटेड होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस यानी उस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डाउन होना शुरू हो जाता। ओके, मींस in case of semiconductors, as the temperature increases, the electrons in the valence band gets excited and jumps into conduction band, and hence the conductance increases, resulting in the dwindling of resistance। यानी जैसे जैसे कंडक्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होते जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, देयरफॉर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो है सेमीकंडक्टर्स ओनली, मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में पॉसिबल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during the time span of 1 minute is। okay, आप देखिए ये यहाँ पर आपको एवरेज फ्लक्स दिया हुआ है लाइट का और वो दिया हुआ है 20 watt per centimeter square, और फिर आगे जो सरफेस एरिया जो दिया हुआ है तो वो भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्योंकि एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही है इसलिए यहाँ पे किसी को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है।
मतलब हम यहाँ पर एवरेज फ्लक्स जो 20 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है उसको हम वैट पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जो चीज गिवन है वो है कि जो एवरेज फ्लक्स जो है मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो आपको दी हुई है 20 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप याद रखिए कि पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लाइट सोर्स जो है इट इज गिवन बाय पावर इज इक्वल टू इंटेंसिटी इनटू एरिया। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हो जाएगा 20 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, 20 इंटू 20 इज 400, मतलब पावर इज इक्वल टू आ गया 400 वैट। अब आप पावर का जो डेफिनेशन है वो यूज करो। पावर की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब इज इक्वल टू क्या होगा, पावर इनटू टाइम। पावर है 400 और टाइम है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड। वो वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं तो फाइनल आंसर आपको जो मिलेगा वो आएगा 24 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड and the distance of the screen from the coherent sources is doubled, then the fringe width becomes double, half, 4 times 1/4। ओके, आप देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हम कोहेरेंट सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस यानी स्मॉल डी वो अगर कम करते हैं या स्क्रीन का डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक जो इमेज बनेगी स्क्रीन के ऊपर वो बढ़ेगी। ओके, इसका मतलब फ्रिंज विड्थ बढ़ना चाहिए। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है डबल, हाफ, 4 टाइम्स और 1/4, इसमें से हाफ और 1/4 तो कट गए। अब बाकी बचे डबल और 4 टाइम्स। तो उसके लिए हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसको क्या होगा। सबसे पहले आप याद रखिए फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ का जो फॉर्मूला है वो है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लैम्डा इज द वेवलेंथ, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज द स्लिट सेपरेशन। ओके, अब आप देखिए इस फॉर्मूले में स्मॉल डी को हाफ करना है और कैपिटल डी को डबल करना है। तो जब आप इनको ऐसा करोगे तो बीटा डैश यानी नया जो फ्रिंज विड्थ होगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इंटू डी की जगह पर यानी कैपिटल डी की जगह पर आपको 2 टाइम्स कैपिटल डी लेना पड़ेगा और स्मॉल डी की जगह पर आपको लेना पड़ेगा स्मॉल डी बाय 2। ओके, तो अपॉन वाला जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4। इसका मतलब बीटा डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 टाइम्स लैम्डा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। लेकिन लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज बीटा, देयरफॉर बीटा डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स बीटा। मतलब जो फ्रिंज विड्थ है वो 4 टाइम्स यहां पर बढ़ जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 into 10 to the power 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 to the power minus 10 volt per meter has a mobility in। ओके, आप देखिए इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और आपको मोबिलिटी मालूम करना है, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मालूम करना है। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन याद रखो। मोबिलिटी का जो सिंपल जो फॉर्मूला है या उसका जो मेन कंसेप्ट है वो है रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब म्यू इज इक्वल टू मोबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी अपॉन कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट कर दो तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो गिवन है वो है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये 10 टू द पावर माइनस 10 ऊपर आ जाएगा तो प्लस 10 होगा, प्लस 10 माइनस 4 हो जाएगा 6 और 7.5 को अगर 3 से डिवाइड कर दीजिए इट विल बी 2.5। तो फाइनल आंसर आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 6। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मोबिलिटी। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। The mean free path for a gas with molecular diameter d
एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप लोग याद रखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, उसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं। तो स्मॉल n का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब वैसे देखा जाए तो मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल जो है उनके लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है तो भी कोई मसला नहीं है। और वैसे अगर आप थोड़ा सा इसका थियोरेटिकल अगर कंसेप्ट देख लें तो कुछ इस तरह से होगा कि इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी दो लगातार कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस कोई भी पार्टिकल कवर करता है तो उसको मीन फ्री पाथ कहेंगे। मीन फ्री पाथ इज द डिस्टेंस दैट ए मॉलिक्यूल ट्रेवल्स बिटवीन कोलिजन्स। ओके, मीन फ्री पाथ इज determined by the criterion that there is one molecule within the collision tube that is swept out by a molecular trajectory। तो अगर आपको इसका डेरिवेशन करना हो तो उसके लिए आपको एक कोलिजन ट्यूब बनाना पड़ेगा और वहां पर आपको ये क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा पहले कि एक मॉलिक्यूल जो है वो उस कोलिजन ट्यूब में होता है। ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो है 1/√2 इंटू n इंटू पाई इंटू डी स्क्वायर। यहां पर n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है और d जो है वो उस मॉलिक्यूल का डायमीटर है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द रेजिस्टेंस wire connected in the left gap of a meter bridge balances a 10 ohm resistance in the right grip at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of resistance wire is। Okay, आप देखिए इसको किस तरह से हम करेंगे। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि व्हेटस्टोन मीटर ब्रिज जो है उसका डिजाइन कुछ इस तरह से होता है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें x जो है वो अननोन रेजिस्टेंस है जिसे लेफ्ट गैप में लगाए, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ हमको मिली Lx। राइट गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स है यानी नॉन रेजिस्टेंस हमने वहां पर लगाए, उसके लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है Lr। और इसमें एक सिंपल कंसेप्ट होता है, जब ये व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क बैलेंसिंग कंडीशन में होता है उस समय x/Lx की वैल्यू r/Lr की वैल्यू के बराबर होती है, यानी x/Lx इज इक्वल टू r/Lr। ओके, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आप देखिए बैलेंसिंग कंडीशन फॉर्मूला है व्हेटस्टोन ब्रिज का x/Lx इज इक्वल टू r/Lr। आप r और Lx को इंटरचेंज कर लो तो हो जाएगा x/r इज इक्वल टू Lx/Lr। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो r आपको 10 दिया हुआ है और रेशो दिया हुआ है लेंथ का 3:2, तो x/10 इज इक्वल टू होगा 3/2। 10 को उधर शिफ्ट कर लो, 2 से 10 कट जाएगा यानी 2 5 10, 5 3 15, मतलब यहाँ पर हमको x की जो वैल्यू मिली वो 15 ओहम मिली है। ओके, अब आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे रेजिस्टिविटी का। तो आप देखिए रेजिस्टेंस x जो है अगर उसको रेजिस्टिविटी में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू आ जाएगी रो इंटू स्मॉल l/a। यहाँ पे स्मॉल l का मतलब है लेंथ ऑफ द वायर और a का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ओके, तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। 15 इज इक्वल टू रो इंटू l की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5 मीटर, तो 1.5 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज a। इस पर से आप रो/a की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1.5 को अगर आपने उधर शिफ्ट कर दिए हो जाएगा 15/1.5 एंड दैट विल बी 10, सो रो/a इज 10। ओके, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम रेजिस्टेंस R के लिए रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू L-/a। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा, अब रो/a जो है अभी हमने कुछ देर पहले उसकी वैल्यू कैलकुलेट किए थे, वो वैल्यू आ गई थी 10। इसका मतलब हम डायरेक्ट वहां पे 10 ले सकते हैं, तो R इज इक्वल टू आएगा 10 इंटू L'। R जो है वो है 1 ओहम, तो 1 ओहम इज इक्वल टू 10 टाइम्स L'।
10 को शिफ्ट कर दें तो यह आएगा L डैश इज इक्वल टू 1/10 मतलब 0.1 मीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इन द सेकंड केस। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो यहां पे करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। टू बॉडीज ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड 6 ग्राम are tied to the ends of a massless string. The string passes over a pulley which is frictionless as shown in the figure. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity g is okay. आप देखिए ये वाला सिस्टम आपको दिया हुआ है, एक पुली है और उस पर से एक फ्रिक्शनलेस एक स्ट्रिंग के जरिए दो ब्लॉक्स को बांध दिए, एक 4 किलोग्राम है और एक 6 किलोग्राम। और डेफिनेटली यहां पर होगा क्या कि 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी और उनको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचेगी, लेकिन 6 किलोग्राम वाले की जो फोर्स है वो ज़्यादा होगी 4 किलोग्राम से। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो हमको मालूम करना है। तो ऐसे केस के अंदर हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है नेट फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। ओके, नेट फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ सफिक्स नेट इज इक्वल टू टोटल मास। इस पर्टिकुलर सिस्टम का है m1 प्लस m2, क्योंकि आपको स्ट्रिंग का मास नहीं लेना है, वो मासलेस आपको दी हुई है, इनटू नेट एक्सेलरेशन इज g। ओके, सॉरी g नहीं a, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा f नेट अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहां पर f नेट का जो मतलब है वो हो जाएगा 6 टाइम्स g, मतलब 6 किलोग्राम मास वाला जो बॉडी है तो उसका जो वेट होगा वो होगा m इंटू जी के फॉर्मूले से वो हो जाएगा 6g, और 4 वाला जो होगा वो होगा 4g, तो 6g माइनस 4g डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4। यहां पर आप देखिए ऊपर 6g माइनस 4g जो है वो माइनस इसलिए लेना पड़ा क्योंकि दोनों पर एक्ट होने वाली जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन एक फोर्स जो है 6mg वाली जो फोर्स है, 6g वाली जो फोर्स है वो डाउनवर्ड उसको खींचेगी, और 4g वाली जो फोर्स है वो नीचे मतलब बॉडी को नीचे की जानिब ले जाएगी, लेकिन 6g की वजह से वो नीचे नहीं जा पाएगी बल्कि ऊपर उठेगी, अपोज में जाएगी, इसलिए उसको माइनस किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला A इज इक्वल टू 6g माइनस 4g अपॉन 6 प्लस 4। दोनों का अगर डिफरेंस लेते हैं तो ये हो जाएगा 6g माइनस 4g इज 2g, 6 प्लस 4 इज 10, तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 2g अपॉन 10। इसका मतलब A इज इक्वल टू g अपॉन 5। तो दिस विल बी द आंसर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter is okay. आप देखिए यहाँ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पूछा हुआ है। जनरली जो इम्पोर्टेंट टर्म किसी भी इन्हें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ी हुई होती है, चाहे वो टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, वो होता है रिजॉल्विंग पावर। और जनरली हम लोग जो हैं वो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला ही याद करते हैं, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को भी आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज गिवन बाय रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू कैपिटल D अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा। कैपिटल D इज द डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट। ओके, अब आप देखिए इसको यहां पर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो हमेशा रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग पावर का। limit of resolution is always reciprocal of resolving power, therefore limit of resolution क्या हो जाएगा 1 upon resolving power, मतलब resolving power का उल्टा, तो हो जाएगा 1.22 इंटू लैम्डा अपॉन d। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यह आ जाएगा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 1.22 इंटू लैम्डा की वैल्यू है 600 नैनोमीटर, तो वो हो जाएगा 600 और नैनो का मतलब होगा 10 to the power minus 9 अपॉन में कैपिटल D दैट इज डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज 2 मीटर, तो 2 लेना पड़ेगा उसको। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 3.66 इंटू 10 to the power minus 7 रेडियंस।
ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और अब इस साल 2020 के नीट का आखिरी जो क्वेश्चन था फिजिक्स पोर्शन का, क्वेश्चन नंबर 45, वो कुछ इस तरह से है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 times द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल। व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। ओके, आप लोग देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है और आप लोगों को सबको पता है कि किसी भी फोटो सेंसिटिव मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम वो फ्रीक्वेंसी का लाइट या उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर इंसिडेंट करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से थोड़ी सी भी अगर कम हो जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होते। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले उसी कंसेप्ट की बात करेंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मींस न्यू जीरो is the minimum frequency of incident light for which the photoelectrons are just emitted from the metal surface. Okay, अब आप देखिए पहली कंडीशन क्या है। यहां पर जो पहली कंडीशन है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स न्यू जीरो। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो। न्यू जीरो छोटा है और उसे 1.5 टाइम्स इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है। तो अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट। ओके, अब हम सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन के अंदर आपको बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हाफ कर दिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू हाफ ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ न्यू जीरो। जब आपने न्यू जीरो को उसको हाफ कर दिए, इसका मतलब यह हुआ कि न्यू इज लेस देन न्यू जीरो। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन तो एमिट ही नहीं होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। और जब वहां से कोई इलेक्ट्रॉन ही एमिट नहीं होगा तो इसका डेफिनेट मतलब क्या होगा, इसका डेफिनेट मतलब यह होगा कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको नहीं मिलेगा। यहां पर एक कंडीशन आपको यह दी गई थी कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को बढ़ा दिए। तो आप याद रखो कि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड जो है उस पर फर्क पड़ता है। जब आप इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट बढ़ाते हैं तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कम रखे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम फ्रीक्वेंसी आपने लिए और इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रॉन के एमिट होने या ना होने का जो ताल्लुक है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला लाइट या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर आप इंसिडेंट करेंगे, चाहे उसकी इंटेंसिटी कितनी ही डिम क्यों ना हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मिलेगा, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स आप एमिट होंगे और आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ओके, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द threshold frequency, then there will be no photoelectric effect whatever may be the intensity of the incident light is. Okay, it means that no photoelectric current will be obtained. तो इस तरह से जो इंटेंसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट होगी वो जीरो होगी। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ये हमारा नीट 2020 का आखिरी क्वेश्चन था। आपको ये पूरे सॉल्यूशंस जो है वो समझ में आए होंगे और एक और चीज समझ में आई होगी कि ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे हम टेक्निकल या एक घुमाव वाला क्वेश्चन कह सके। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं और कहीं पर भी कोई ऐसी ट्रिकी वाली बात नजर नहीं आ रही है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है डर का। अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डरते रहोगे और डर के मारे अगर आप स्टडी नहीं करोगे और अपने आइडियाज को क्लियर नहीं करोगे और क्लियर कंसेप्ट्स अगर आपके नहीं होंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कीजिए, ताकि आपके दिल में जो डर है नीट का और JEE का वो दूर हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये सब के सब जो 45 क्वेश्चंस जिनका सॉल्यूशंस मैंने आपको अभी बताया हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी वीडियो लेक्चर के साथ में मैं ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इसका PDF भी भेज रहा हूँ, ताकि आप सिर्फ वीडियो पर से नहीं बल्कि आप ये नोट्स पर से भी इनको समझ सको। ओके, सो प्लीज़ कीप स्टडीइंग। और ये जो हमारा चैनल है फिजिक्स विजन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके जो वीडियोस हैं फिजिक्स से रिलेटेड वो देखते रहिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कोई डिफ़िकल्टी अगर आपको आती है, कोई कंसेप्ट में, कोई प्रॉब्लम में, किसी न्यूमेरिकल के अंदर, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ओके, थैंक यू।